बहुत बहुत नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। सर हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम थैंक यू सो मच। So we are very honored that you are with us today और हमारी पूरी टीम आपका बहुत बहुत ही स्वागत करती है आज। थैंक यू सो मच। ये प्यार इसी तरह बना रहे, ये ईश्वर से कामना है। जरूर सर, ये तो बना ही रहेगा क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ये दिखाई नहीं देते मगर ये बहुत ही अटूट हैं। इसलिए जब मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं अपना कीमती समय निकाल कर तो बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू सर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये शो है हम 3 सेशंस में करते हैं ताकि एंटरटेनमेंट भी बना रहे और लोगों को मजा भी आए। जैसा कि आपको पता है आजकल तो सबको बहुत स्ट्रेस है। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट सेशन है जहां हम अपने मम्मी डैडी के वैल्यूज जो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, जिनकी वजह से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो हमें हमेशा काम आती है कि अरे हम कभी अटक गए तो वो हमें रिमाइंड आता है कि हाँ मम्मी ऐसे कहती थी, पापा ऐसे कहते थे तो ऐसा होता होगा। तो वी ट्राई दैट एंड इट हैपेंस। तो सर ऐसी कोई बात आप यस सर ऐसी कोई बात आप शेयर करना चाहेंगे अपनी लाइफ? एक लाइन में इस बात का सार मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बड़े बूढ़े जो कहते थे वो शायद वक्त के आगे का कहते थे। बेशक वो पढ़े लिखे ना हो, एजुकेशन वाइज उनके पास कोई डिग्री ना हो, लेकिन वो जिंदगी से इतना कुछ सीखे, इतना कुछ देखा, इतना कुछ समझा कि एक लाइन में वो जिंदगी का बड़े हमारे अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बूढ़े वो एक लाइन में जिंदगी का फलसफा बोल देते हैं। सही बात। और और मुझे जो मेरे पिताजी ने एक लाइन बोली थी जिसको मैंने अपने, उसको आप कान मंत्र बोल लीजिए, उसको अपने का जीवन मैंने वो अपने पल्ले बांध लिया। तो उस लाइन पे मैं अभी भी फॉलो करता हूँ और उसने मुझे कभी नीचे गिरने नहीं दिया, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। वो लाइन थी कि बेटा जिस दिन गाड़ी लेने की औकात हो ना उस दिन स्कूटर खरीदना। अच्छा, बहुत गहरी बात। गाड़ी लेने की औकात हो तो स्कूटर खरीदना, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से नीचे आना किसी को नहीं सुहाता, शायद तुम भी नहीं झेल पाओगे। इसलिए जितनी है, और हमेशा दूसरी बात ये बोलते थे कि किसी को दिखाने के लिए कभी इन्वेस्टमेंट मत करो। तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के भविष्य के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना ताकि जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। क्योंकि जब आप पैसे किसी से मांगते हैं तो आपको रिश्तों की औकात उसी वक्त समझ में आ जाती है। हाँ। हो सकता है सामने वाले की कोई मजबूरी रही होगी, मैंने तो वो अनुभव नहीं किया भगवान की दया से आज तक, कभी किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं है। तो उन्होंने हमेशा मुझसे कहा था जो है वो ऐसे रखना, ऐसे मत रखना कभी, क्योंकि जब इंसान सामने वाले से पैसा मांगता है तो वो उसको उसकी औकात जरूर एक बार दिखाई देता है और फिर रिश्तों में दरार आ जाती है। पैसा हर रिश्ते की जड़ है, अच्छाई में, बुराई में, किसी में। तो उस बात को मैंने गांठ बांध लिया है और चलते चलते बहुत सिंपल भाषा में मुझे लेके जाते थे और सिंपल भाषा में एक एक लाइनों में बहुत जीवन का ज्ञान दिया उन्होंने। वो ज्ञान मुझे कई बार अपने करियर के इसमें भी काम आता है, अपनी जिंदगी को जीने में काम आता है, अपने बच्चों की परवरिश में काम आता है कि कहाँ छोड़ना है और कहाँ रुकना है। ये उन्होंने सिखाया कि कितनी ढील देनी है और कितना कसना है
ये शायद उनकी कृपा थी और बाबा का आशीर्वाद था कि ये सब, उस बात को मेरे को भगवान ने ये समझ दी, ये दिया कि मैं उस बात को उनकी बातों के मतलब को समझ सकूं। ये ऊपर वाले का करिश्मा था। दैट वाज डेस्टाइन थ्रू हिम। सो स्वीट सर। और सही कहा आपने कि हम लोगों ने अपने मम्मी डैडी से ही सीखा है कि बच्चों को कितनी छूट देनी है और कहाँ हमें फिर से होता ना कि कसना है, ताकि फिर से वो लोग अपनी लाइन पर आ जाएं, संस्कार बने रहें ताकि। राइट। बहुत अच्छी बात की सर आपने, एंड इट वाज रियली नाइस टू हियर दैट। सो इसी के साथ सर हम चलते हैं अपने सेकेंड सेशन में, दैट इज शेयर योर पैशन। सर आपका पैशन तो जरूर एक्टिंग ही रहा होगा, तो हम जानना चाहते हैं ये पैशन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मींस आपको कब लगा कि आपको एक्टर बनना है? अरे ये तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। सर थोड़ा सा ही बता दीजिए। हाँ, मैं जब कॉलेज में था तो हम सारे दोस्त मिलके एक लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे। ओके। और शाम को वहां पर न्यूज़पेपर रीडिंग का कार्यक्रम होता था। इस पढ़ना तो 2-3 घंटे की मोटर गश्ती होती थी, फिर वापस 8 बजे से हम पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते थे। तो एक दिन एक मेरा दोस्त, मेरा नंदन पाटकर, जिसने मुझे इस फील्ड से जोड़ा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको यकीन नहीं होगा कि मैं अपने स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट था, जब वो रीडिंग के लिए खड़ा किया जाता है ना, हिंदी की रीडिंग करने के लिए खड़े हो जाएंगे, इंग्लिश के लिए पाठ पढ़िए, ये जो रीडिंग के लिए खड़ा होना होता था, स्कूल का जो मेरा मॉनिटर था क्लास का, वो मेरा दोस्त था सुदर्शन चिल्का। तो मैं उसको बोलता था, भाई मेरी हालत खराब होती है सबके सामने खड़ा होकर पढ़ने में, तो तू प्लीज मेरे को मत खड़ा करना। तो वो मुझे खड़ा नहीं करता। फिर ये नंदन पाटकर साहब मिले और फिर उन्होंने मुझे एक मराठी ग्रुप है प्रयोग माला, जो मेरा पहला गुरु बना, और मैं वहां जाने लगा। तो पता नहीं, जैसे कोई होता है ना कि कई बार नियति आपको खींच के ले जाती है किसी जगह पर, आप नहीं जाना चाहते, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन यू आर डेस्टाइन्ड टू गो देयर। और मैं वहां पहुंचा और मुझे वहां कुछ अजीब और अलग सा नशा महसूस हुआ और मैं वहीं का होके रह गया। और मराठी ग्रुप में था, तो मराठी तो मुझे आती नहीं थी, जैसे नॉर्मल नॉन महाराष्ट्रियन मराठी बात करता है, जायचं आहे, करायचं आहे, तुला इथे यायचं आहे, ठीक है। तो मैं वहीं का होके रह गया, प्रयोग मालाड का। और वहां पर हमारे गुरु, जो जैसे मैंने बताया, रामकृष्ण गाडगिल साहब थे। और मराठी नहीं आने की वजह से एक हिंदी नाटक होता था जिसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। अब वो मराठी नाटकों को ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी गई, उसमें काम करने की जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी गई, और पता नहीं कैसे वो हुआ और मुझे मजा आने लगा। और जिस दिन मैंने पहला शो किया था अपनी जिंदगी का, नाटक स्टेज पे खड़ा होकर, हम स्कूल में 6 दोस्त थे और ये बात सभी को पता थी कि ये राजेंद्र चावला कभी रीडिंग के लिए खड़ा नहीं हुआ था, तो आज नाटक 40 मिनट का नाटक कैसे करेगा। इस चक्कर में वो 6 के 6 लोग, 5 के 5 लोग, वो ऑडिटोरियम में साइड में जो विंग होती है वहां पर खड़े थे कि कहीं राजेंद्र चावला गिरा तो उसको उठाने की नौबत ना आ जाए, इसके लिए वो 5 लोग वहां पर मौजूद थे। खैर, जैसे तैसे वो नाटक हुआ और पहले ही एकांकिका में, नाटक में प्राइज मिल गया। तो वहां से उत्साह थोड़ा सा बढ़ गया। और फिर मैं धीरे धीरे उसी ग्रुप से जुड़ा रहा। फिर धीरे धीरे मैंने मराठी सीखी, मराठी पे मास्टरी हासिल की, और फिर जहां क्राउड में मैं उस नाटक में खड़ा होता था, उस नाटक से मैं उस आगे के नाटकों में मैं मेन रोल करने लगा। जब मैं कॉलेज में था तो सुलभा आर्य जी, इप्टा की बहुत सीनियर एक्टर हैं, वो मेरी प्रोफेसर हुआ करती थी। उस नाटक में भी मुझे प्राइज मिला। तो जाता हूँ, तो सुलभा जी ने कहा कि शाम को क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं करता हूँ, इप्टा की रिहर्सल में आओ, इप्टा ज्वाइन करो। तो ऐसे मैंने इप्टा ज्वाइन किया, क्योंकि इप्टा का और मेरा संबंध इंटर कॉलेजिएट लेवल पे था। इप्टा जो है वो इंटर कॉलेजिएट लेवल पे वन एक्ट प्लेस इंटर कॉलेजिएट ऑर्गेनाइज करती। तो इप्टा के नाम के बारे में पता था, इप्टा के स्टेटस के बारे में पता था, पर वहां जाके कभी काम करने का मौका मिलेगा ये पता नहीं था। खैर, पहुंचा मैं वहां, MS सत्यू साहब
सत्यु साहब के सामने मुझे खड़ा कर दिया गया, मुझे पहला रोल मिल गया और वहां से नाटकों की शुरुआत हुई। फिर आपको याद होगा, नरेंद्र को याद होगा शायद, कि इप्टा ने एक प्ले ऑर्गेनाइज किया था, एक रुका हुआ फैसला। दिल्ली से एक ग्रुप आया था रंजीत कपूर साहब का। ओके। उसमें इप्टा ने उसके 12 शोज ऑर्गेनाइज किए थे और फिर रंजीत साहब को ये कहा गया कि आप इप्टा के लिए वर्कशॉप ज्वाइन करें, ऑर्गेनाइज करें। तो उन्होंने वर्कशॉप ज्वाइन करा, ऑर्गेनाइज करा और फिर उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि इप्टा में से किसी बाहर के कलाकार को मेन रोल के लिए बुलाया गया और वो मेन रोल करने वाले थे मिस्टर सतीश कौशिक, जो बहुत ही रिनाउंड एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक साहब। हाँ जी, हाँ जी। खैर वो नाटक हो गया, उस नाटक में रोल मिला, मेरी और सतीश जी की पहचान हो गई। तो एक दिन मैं पृथ्वी थिएटर पे बैठा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि इधर आओ चावला, तुम एक काम करो, तुम एकजुट ज्वाइन करो, नया ग्रुप है और एनएसडी के सारे लोग हैं उसमें। हाँ जी। और तुम वो ग्रुप ज्वाइन करो और मैं यहाँ पर जुहू में रिहर्सल होती है, तुम वहां चले जाओ, राजा बुंदेला एक नाटक डायरेक्ट कर रहे हैं राग दरबारी, तुम राजा से कहना कि मैंने सतीश ने मुझे भेजा है। मैं पहुंच गया वहां पर, तो उन्होंने क्राउड में खड़ा कर दिया मुझे, मैं क्राउड में खड़ा हो गया और फिर पता नहीं 5 दिन के बाद उन्होंने मुझसे बुलाया कि इधर आओ, तुम ग्रुप से हटो और ये मालवीय मास्टर का रोल करो। तो मैंने वो कर लिया क्योंकि मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी। हाँ, मतलब दर बदर और एक आपके एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसे दे वर सीइंग योर टैलेंट और आपको मिलता गया कुछ ना कुछ, जिस तरह से वो आपका काम देख रहे थे। जी हाँ। तो फिर वहां उस टाइम ऐसा हुआ कि उस टाइम राज बब्बर साहब बहुत बिजी थे और बहुत बड़ा नाम था राज बब्बर जी का, अभी भी है कुछ। तो एक दिन वो नाटक देखने आ गए, तो वो सबको जानते थे सिवाय मेरे, मैं उस ग्रुप में नया था। तो वो नाटक देखा उन्होंने और फिर नादिरा जी को, हमारी बाजी को, उन्होंने कहा कि ये लड़का कौन है, कहते नया आया है। और तो उन्होंने उनसे कहा कि जरा इस पे ध्यान दो। बस वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद मैंने वो मेरी जिंदगी का, उनका एक वाक्य मेरे लिए जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। इस पे नादिरा, इस पे ध्यान दो। और फिर उन्होंने ऐसा ध्यान दिया कि ऐसा आशीर्वाद रखा मेरे सर पे कि 6 नाटक लगातार मैंने कर लिए और मेरे सारे सीनियर्स इतने बड़े बड़े थे। आज उन सारे सीनियर्स का इतना बड़ा नाम है, अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो आलोकनाथ जी, अनुपम खेर साहब, किरण खेर, राजा बुंदेला, सतीश कौशिक, रवि बसवानी, मतलब इतने सारे सीनियर्स के बीच में मैं एक जूनियर था और उन सबको देख देख के बड़ा हुआ, नादिरा जी खुद। तो ये शायद मंजना शुरू हो चुका था जिंदगी में। हाँ। मैंने कुछ नहीं किया, ये अननोइंगली मुझे मांझा जा रहा था, मुझे तराशा जा रहा था। वो तराशते फिर धीरे धीरे मैं साइमल्टेनियसली मराठी नाटकों में और हिंदी नाटकों में काम करने लगा। फिर मराठी नाटक मैंने किया, वहां से मुझे एक सीरियल के लिए उठा लिया गया और वो बहुत बड़ा हिट हुआ वो सीरियल। और फिर हमारे जो एडिटर थे मिस्टर राजन वागधरे, उन्होंने मुझे किसी और के पास रेकमेंड किया, फिर उन्होंने किसी और के पास रेकमेंड किया। मुझे जहां तक भी मेरा सफर हुआ है, मुझे लोगों ने पहुंचाया। मेरा कोई गॉडफादर नहीं, लेकिन मेरा पिछला काम मेरे अगले काम का गॉडफादर बना। गॉडफादर था, राइट सही। और फिर धीरे धीरे ये जर्नी यहाँ तक पहुंची और लोगों ने, और फिर एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, जिस सीरियल का नाम था सास बिना ससुराल। हाँ जी। और जिसके निर्माता थे मिस्टर विपुल डी शाह। और तो वो एक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, जिससे मैं काम पहले भी कर रहा था, काम बहुत किया। कैसे होता है ना कि एक एक्टर को एक रोल चाहिए होता है जिसकी रोटी वो जिंदगी भर खा सके, राइट। वो शायद वो रोल था सास बिना ससुराल का। पशुपति नाथ वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने मेरी एक एक्टर को अलग लीप में ले गया।
फिर लोगों ने मुझे सीरियसली लेना शुरू किया। लोगों को लगा कि ये बड़े रोल करता है, ये बड़े रोल कर सकता है। ये किसी का विश्वास होना, क्योंकि आप जैसे रोल करते हैं फिर उसी लेवल के रोल पे आपको कंसिडर किया जाता है, कंसिडर करते और हैं। जब इस लाइफ ने ये लीप लिया और फिर उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। और फिर सास बिना ससुराल आया, फिर आपका जाने क्या बात हुई आया, बहुत सारे सीरियल्स बहुत सारे सर, सास बिना ससुराल, आई रिमेम्बर के सास बिना ससुराल जो हम देखते थे, तो आपका जो रोल है अभी, जैसे मेरी डॉटर है वो सबसे बड़ी वाली आपको उसी सीरियल से जानती है। ने बोला आज आप इनसे बात करने वाले हो, ये अंकल मुझे बहुत पसंद थे वो सीरियल में। तो तो वो सही में सास बिना ससुराल में आप जिस तरह से आपके जो पंचेस होते थे सर, वो बहुत ही अच्छे लगते थे, एंड द एक्सप्रेशन यू आर गिविंग दैट वाज मार्वेलस। तो रियली एवरीवन हैज वेरी मच लाइक दैट, वो बहुत सबको अच्छा लगा था सीरियल। सर मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि मराठी थिएटर्स आप करते हैं सर, जैसे बीना महाराष्ट्र मेरी फ्लुएंसी अभी भी नहीं है मराठी में, बिकॉज मैं टीचर भी हूँ, तो मोस्टली हम लोग इंग्लिश एंड ऑल यूज करते हैं, तो फिर आपने कैसे सीखे? नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब दूसरी भाषा सीखते हैं तो पूरी शिद्दत से सीखते हैं। हम अपनी मदर टंग को बहुत लाइटली लेते हैं, आपको तो पता है कि आ ही जाएगी, लेकिन जब आप कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो शास्त्रोक्त पद्धति से सीखते हैं, उसके ग्रामर का, उसकी भाषा का, उसके नुआंसेस का, उसके हेल का, उसके मीटर का, ये आप ध्यान रखते हैं। और स्पेशली मैं तो एक्टिंग के लिए भाषा सीख रहा था, तो वो आत्मसात करना बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि राइट भाषा, राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट मीटर, ये उस लैंग्वेज की दरकार थी, और उस दरकार को सीखना मेरे लिए बहुत जरूरी था। और फिर वो एक ड्राइव था कि मराठी कैसे नहीं आती, मराठी नहीं आएगी तो मेरे को काम नहीं मिलेगा, काम कैसे नहीं मिलेगा, भाषा सीखना ही प्रॉब्लम है ना, तो भाषा सीखना, भाषा सीखा, और उसमें जो फिर धीरे धीरे उस भाषा पे मास्टरी होने लगी। लोगों ने बोला कि अभी भी राजेंद्र चावला मराठी बोलता है ऐसा लग रहा है। फिर वो इधर हमारे जो गुरु हैं, पहले गुरु जो मेरे थे हैं, मतलब श्री रामकृष्ण गाडगिल साहब, उन्होंने मुझसे कहा, एक कान मंत्र दिया मुझे कि बेटा बोली भाषा की तरफ ध्यान दो। अच्छा, बोली भाषा की तरफ ध्यान दो। मराठी में हम बोलते अलग हैं और लिखते अलग हैं। हम जैसे बोलते हैं करतो है, लेकिन करतो लिखते नहीं है, हम लिखते हैं करत आहे, राइट, चालत आहे, जात आहे। ये छोटी छोटी बातें हैं। उन्होंने कहा कि बोली भाषा की तरफ ध्यान देने लग, तेरी मराठी अपने आप सुधर जाएगी। और फिर उस दिन से वो बोली भाषा पे ध्यान देने लग गया। और फिर अब मुझे हर कैरेक्टर के भाषा में, जब मैं किसी भी डायलॉग को पकड़ के रोल करता हूँ, तो उस बातों को, उस कान मंत्र को याद करता हूँ, और गाडगिल साहब को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, जो वो रास्ता जो मेरे को आज तक अपनी जिंदगी में काम आता है। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि तू यार मारवाड़ी कैसे बोल लेता है, तू यार गुजराती कैसे बोल लेता है, तू पंजाबी कैसे बोल लेता है, तू सिंधी कैसे बोल लेता है, तू अमका कैसे बोल सकता है, तू बुंदेलखंडी बोल कैसे लिया तूने। तो ये सारी भाषाएं लोगों को बहुत आश्चर्यचकित करती हैं, लेकिन उसके पीछे का जो बेस है वो है हमारे गुरुवर्य रामकृष्ण गाडगिल साहब, जिन्होंने ये कान मंत्र दिया, और उस कान मंत्र के रास्ते पे मैं चल पड़ा और मेरी राहें आसान हो गई। और आपने काफी सारी भाषाएं सीख ली, मीन्स आपको सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी सब आती है। सो स्वीट, सो टैलेंटेड सर। उन्होंने मुझसे हमेशा बोला था कि बेटा भाषा ऐसी बोलो कि लोगों को, सामने वालों को पता न चले कि ये कौन सी जात का आदमी है। तो आप उसके नुआंसेस को पकड़ने लगे। शायद वो डायलेक्ट पकड़ने की शुरुआत शायद वहीं से हो गई, और फिर उसने सफलता भी दिलवाई, ऑफ कोर्स। सर ये लॉकडाउन कैसे गया आपका? लॉकडाउन में जैसे आपको बैक टू बैक शूटिंग्स करने की आदत है, तो लॉकडाउन में आपने आराम किया कि वाइफ के साथ काम किया किचन में? नहीं, टचवुड कैसा है कि मैं अपने घर में माइनॉरिटी गवर्नमेंट में हूँ। मैं मेरी बीवी है और मेरी 2 बच्चियां हैं। एक 19 साल की है, एक 20 साल की। तो वो नौबत उन्होंने मुझ पे नहीं आने दी। मुझे सब कुछ तैयार मिला। शायद मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी हूँ।
पर ऐसा नहीं कि मतलब बाहर का जितना भी काम था वो मैं करता था। मतलब सिर्फ मैं ही था जो घर से बाहर निकलता था। आज 5.5 महीने हो गए हैं। इन तीनों में से कोई घर से बाहर निकला नहीं है अभी तक। और जितने भी राशन का काम हो या मेडिकल का काम हो या कोई भी और काम हो, तो बाहर जाने का काम और वही काम मैं ही करता था। बाकी घर इन्होंने संभाल के रखा था, जैसे हमेशा संभाल के रखती हैं। और बहुत मजे से गुजरा एक्चुअली लॉकडाउन। और आपको काफी इतना समय फैमिली कभी टाइम नहीं मिल मिला होगा पाता था। काफी। कई बार तो ऐसे होता था कि मैं घर से निकलता था तो बच्चे सोए हुए होते थे, मैं घर पहुंचता था तो बच्चे सोए हुए होते थे। तो गए थे। तो ये परिस्थितियां थी, लेकिन बहुत एक दूसरे को जानने का मौका मिला, एक दूसरे से सीखने का मौका मिला। और बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश की, नई नई चीजें, पर मैं उस वक्त तक सीखता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। ओके। क्योंकि वो सारी जो चीजें हैं वो मेरे सिस्टम में नहीं बैठ रही हैं। पर हाँ, बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत सारी मस्तियां करी, बहुत सारी बातें करी, काफी मन हल्का किया एक दूसरे के साथ। और ये कह सकते हैं कि यार बनने की कोशिश की अपने बच्चों के साथ। तो आपने सर, जैसे कि कहा जाए कि अभी फिर से शूटिंग चालू हुई है, जैसा कि पहले जिस तरह से मैं कभी कभी इनके साथ शूटिंग्स पर जाती थी, मैंने देखा है पहले कोविड के पहले के लोग मिलते थे शूटिंग्स पर, हाथ मिलाकर मिलते हैं, गले मिलकर मिलते हैं। तो सर अभी कोविड के बाद जब फिर से शूटिंग्स ऑन हुई तो कैसा माहौल था एक फर्स्ट डे जब, क्योंकि इतना सबको प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग। आपने बिल्कुल सही कहा कि हर 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 एक फैकल्टी का अपना एक नॉर्म्स होता है मीटिंग का। तो हमारे यहाँ भी गले मिलके, हाथ मिला के, झप्पी पा के जब तक वो करे ना तब तक बात समझ में नहीं आती थी। हाँ। और जब मुझे याद है मेरे डैड की दुल्हन के लिए जब मैं पहले दिन शूट ऑनलाइन, डॉक्टर साहब से, कोविड इंस्पेक्टर थे उनके साथ, और डॉक्टर साहब थे उनके साथ एक जूम पे एक मतलब ऑनलाइन मीटिंग हुई थी कि क्या प्रिकॉशन आपको लेनी है, क्या प्रिकॉशन प्रोडक्शन की साइड से लिए जाएंगे। वो सारा डिटेल उन्होंने हमको समझा दिया था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि रादर उन्होंने बोला था कि आप ये समझ के चलिए कि सामने वाला जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है। अच्छा, ये सारी ब्रीफिंग लेके हम अपने दूसरे दिन शूटिंग पे पहुंचे, और तो मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी एक दूसरे से कतरा रहा है। हर आदमी एक दूसरे से, क्या हाल है भाई, सब ठीक है, हाँ चल। ये 2 लाइनों में कन्वर्सेशन खत्म हो रहा है, तीसरी लाइन ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सामने वाले को डर लग रहा है कि तीसरी, चौथी, 5वीं लाइन आएगी तो फिर पास खड़ा होना पड़ेगा, फिर हाई फाई देना पड़ेगा, कंधे पे हाथ चला जाएगा। वो सारी दहशत मेरे को हर किसी की आंखों में, हर किसी के चेहरे पे दिखाई दे रही थी। तो पहला दिन तो बहुत ही मुश्किल से गुजरा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि कहाँ फंस गए यार, इस सारे प्रोटोकॉल में, ये सारा प्रोटोकॉल संभालते रहेंगे तो एक्टिंग कब करेंगे, एक्टिंग कैसे तो यही समझना है। हाँ, यहाँ आदमी जाओ तो यहाँ डॉक्टर बैठा हुआ है, वो आपका ऑक्सीमीटर से आपका टेम्परेचर ले रहा है, यहाँ पे गन लगा के आपका बॉडी टेम्परेचर लिया जा रहा है, मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। ये सारी मतलब हम सब खुले हुए आदमी थे, एक दूसरे से मस्तियां करें ना तो एक दूसरे से ईज में नहीं आते थे। अब ऐसे माहौल में काम करना बहुत बहुत तकलीफ वाला था। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। खैर, अब सिचुएशन धीरे धीरे लोगों को भी बात समझ में आ गई है कि हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, हाथ सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, साबुन से हाथ धोना जरूरी है। ये सारी चीजें अब हमारे सिस्टम में आ गई। ऐसा नहीं कि हमको ये करना अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए नहीं, पर ये सारी चीजें हमारे सिस्टम में नहीं थी, और जो सारी चीजें हमारे सिस्टम में थी वो करना अलाउड नहीं था। तो वो थोड़ा अटकन थी। अरे यार सॉरी गलती हो गई यार, अरे यार माफ कर दे यार, गलती हो गई भाई, सॉरी मैं पास चला गया, सॉरी। वो सॉरी आधे टाइम तो सॉरी बोलते रह गए हम, 12 घंटे में से 6 घंटे एक दूसरे को। तो अब धीरे धीरे वो बातें सिस्टम में आ गई हैं,
हम अपने शॉट के टाइम पे मास्क निकालते हैं और जैसे ही शॉट खत्म होता है पॉकेट से मास्क निकलता है और वो चढ़ जाता है यहाँ पर। अब सिस्टम में आ गई है वो चीज, तो सर अब ऐसे ठीक है। मतलब रिस्क है, अभी भी है, रिस्क है। हाँ वही रिस्क काफी है कि जैसे होता है कि आप शूटिंग पे जब आप कैमरा के सामने जाते हो, कभी ऐसा हुआ है कि आप मास्क लगा कर ही चले गए या समथिंग होता है ना, क्योंकि अभी हाँ हाँ, मास्क मेरे साथ तो अक्सर होता है। हाँ, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। मैं अपने अपनी धुन में, अपने कैरेक्टर के इसमें, अपनी लाइनों के चक्कर में भूल जाता हूँ। एक दो बार तो टेक भी हो गया है। अच्छा। सब, क्योंकि डायरेक्टर भी अपने प्रेशर में है, दूसरे हर एक्टर अपने अपनी लाइनों पे ध्यान दे रहा है, और मैंने पूरा लंबा शॉट जो है वो मास्क के साथ दे दिया और पता ही नहीं चला किसको। और अचानक किसी को रियलाइज हुआ, एक सेकंड, तो रिवाइंड करके देखा गया तो राजेंद्र चावला ने मास्क पहना हुआ है पूरे सीन में। ये हुआ है मेरे साथ। अच्छा। तो अब शॉट के पहले डायरेक्टर उन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दिया डायरेक्टर ने, जिसने भी मास्क पहना है वो मास्क उतार दे प्लीज। तब जाके हम मास्क उतारते हैं और फिर काम शुरू होता है। अक्सर अभी भी ऐसा कई उस इंस्ट्रक्शन के बावजूद कई बार मास्क लास्ट मोमेंट पे निकलता है। वही सर, क्योंकि हम लोग बहुत बार होता है कि हमको तो आदत नहीं थी, जब नया नया हुआ हम ऐसे ही चल पड़ते थे, फिर पुलिस को देख के याद आता था कि मास्क भूल गए हम घर पर। तो वैसे ही आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब शूटिंग से आप एंटर हो गए। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। किसी का रुमाल बांधा हुआ रह जाता है, किसी का अब दिक्कत क्या हो रही है कि मैं जो ये नया सीरियल कर रहा हूँ, तेरा यार हूं मैं, उसमें मैं चश्मा पहनता हूँ। और तो दिक्कत क्या हो रही है कि मास्क लगा रहने से उसकी जो भाप है ना वो चश्मे के लेंस इस पे कांच पे आ जाती है। तो दिखाई नहीं देता। सांस के साथ वो भाप बनती है, वेपर आता है और फिर वो वेपर निकल जाता है, बीच बीच में आता जाता रहता है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने मास्क तो निकाल दिया बोलने पर चश्मा ही नहीं पहना सीन में। ऐसा भी हो गया मेरे साथ। फिर डायरेक्टर को रियलाइज हुआ, किसी असिस्टेंट का ध्यान गया या जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसका ध्यान गया कि एक मिनट सर वापस लेना पड़ेगा। वो राजेंद्र चावला ने चश्मा नहीं पहना इस शॉट में, फिर चश्मा पहनो। ये सारी मुसीबतें हुई हैं। यस सर आप वैसे भी उसमें और सीरियल में बहुत स्वीट लग रहे हैं, दादाजी बने हुए हैं आप, और जिस तरह से आप खाना खाने के लिए एंड ऑल लगे हुए हैं, बहुत ही स्वीट है सर वो। सर मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी कि जब आप गुस्से में होते हैं तो सच में आपकी जो वॉइस है वो, सर जो आपकी वॉइस का बेस है, जब आप गुस्से में होते हैं तो एकदम आता है। तो राजेंद्र चावला जी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं? गुस्से वाले हैं कि कैसे हैं? मैं बहुत मस्ती करता हूँ मैं अपने बच्चों के साथ भी और बीवी के साथ भी। हाँ, मतलब कभी कभी गुस्सा तो हर किसी को आता है। मतलब अगर वो गुस्सा नहीं है तो आप आदमी नहीं है। हर रस आप में होना चाहिए, हर रस को पूरी शिद्दत के साथ जीना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। कभी कभी बच्चों को रास्ते पे लाने के लिए डांटना भी पड़ता है, चिढ़ना भी पड़ता है, कभी कभी झूठा भी चिढ़ना पड़ता है, कभी कभी झूठा गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, ताकि उनको समझ में आए कि ये गलत है, ये चीज गलत है। और ये काम मैं बचपन से करता आया हूँ। पर एज अ थर्ड पर्सन में गुस्सा हुआ हूँ हमेशा। और मुद्दे को ज्यादा लंबा न खींच के उसी पीरियड के लिए गुस्सा होकर उसको काट देता हूँ। काफी मस्ती के भी किस्से मैंने सुने हैं नरेंद्र जी से, आपके और नादिया जी से। हाँ, काफी जो आप लोगों की मस्तियां होती थी थिएटर्स में, काफी की बातें उन्होंने बताई हैं मुझे। अच्छा, अरे भाई कुछ गलत तो नहीं बता दिया? नहीं और सब अच्छा ही बताया है। इवन वो आपके स्वभाव एंड ऑल के बारे में काफी कुछ मुझे बता रहे थे, अच्छा ही बताया है, ऑल गुड थिंग्स। सर इसी के साथ मैं अपने थर्ड सेशन में आना चाहूंगी सर, दैट इज गेस्ट की थोड़ी सी जो थर्ड सेशन है उसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगी। अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहें तो नो कमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है? ओके। तो क्योंकि मैं तो टीचर हूँ तो सवाल तो पूछने का हक बनता है।
हाँ। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि लॉकडाउन में कोई ऐसा काम जो आपने पहले ना किया हो क्योंकि आप बिजी रहते हैं और इस वक्त किया। हाँ, अब किया। हाँ नहीं, जी। मैंने कहा ना कि मैं बहुत फॉर्चुनेट था। मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट होने की वजह से 3 औरतें हमारे घर में हैं, 2 बच्चियां और एक मेरी बीवी। तो घर में वैसे कभी ये काम करने ही नहीं देते मुझे। आई एम सो फॉर्चुनेट एंड सो लकी। लकी नहीं, हाँ। पर बाहर का काम मैं जैसे पहले करता था अब भी वैसे ही करता हूँ। तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था। हाँ, मेरे लेकिन बाहर होता है जाने पे रिस्ट्रिक्शन लग गई। हाँ। इतना ही हुआ। जो मैं पहले खुल के बाहर जाता था पर अब नहीं जा पाता। बस यही एक फर्क है जो जो तो जो नहीं नहीं कर ऐसे कोई पाता। बहुत जनों ने जैसे किसी का शौक होता है रीडिंग हो गया या कुछ जिसके लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसा कुछ आपकी हॉबी क्या है सर? मेरी हॉबी यस सर। मेरी हॉबी है, मतलब मेरा तो काम ही मेरी हॉबी बन गया। मेरी ओके। जो हॉबी थी वही मेरा काम बन गया। जो अच्छा। मतलब ये शुरू से ही मेरा यही पैशन रहा। हाँ, मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था, बहुत कुछ खेलता था। और मुझे देखना बहुत पसंद है। बहुत ओके। कुछ देखता हूँ मैं, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे अच्छा सीरियल हो, चाहे खराब सीरियल हो। देखना मुझे बहुत पसंद है, पढ़ना पसंद नहीं है। पढ़ने में मुझे नींद आ जाती है। तो मुझे देखना बहुत पसंद है, सिनेमा देखना पसंद है। और क्रिकेट देखना पसंद है। और मैं क्रिकेट कॉलेज लेवल तक तो क्रिकेट खेलता भी था। और आचरेकर साहब एक लेवल पे हमारे गुरु भी रह चुके हैं। फिर वो पीछे छूट गया शायद। और शायद मैं इतना अच्छा नहीं था कि ऊपर से आदेश आया होगा भगवान का कि तुम छोड़ दो भाई इसको, तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ो इसको। और फिर नाटकों की तरफ ईश्वर ले गए। और फिर नाटकों का सिलसिला चल पड़ा। तो देखना बहुत पसंद है। जब मैं थिएटर में था तब मैं लोगों के नाटक देखने जाता था, बहुत कुछ देखता रहता था। अच्छा। और हाँ, ये 3-4 शौक तो बहुत है। सबसे नए नए लोगों को जानने का बहुत शौक है। स्पेशली मैं यंग जनरेशन के साथ बहुत जुड़ने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ओके। ये बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जो ये काम नहीं करते, राइट सर। अपनी यंगर जनरेशन से जुड़ते नहीं है। क्योंकि हम्म। बातें वही हैं। मतलब एक्टिंग करते वक्त आपको कोई दूसरे प्लैनेट के एक्सप्रेशन नहीं देने। तो मैं सर आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया एंड ऑल, तो कैसा फील होता है, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस कि आप जब फिल्म में काम करते हैं और सीरियल में काम करते हैं, दोनों में क्या फर्क हो जाता है सर, माहौल का या एक्टर्स के साथ कुछ? नहीं, माहौल तो बहुत ही मतलब फिल्मों में भी माहौल बड़ा बढ़िया रहा, सीरियल में भी इवेंचुअली बढ़िया हो ही जाता है। एक फर्क जो मैंने देखा है कि जितना जितना बड़ा एक्टर है ना वो उतना ही हम्बल होता है। अच्छा। बहुत हम्बल होते हैं वो, आपको एहसास ही नहीं होने देते कि वो कितने बड़े हैं। द ओके। बेस्ट पार्ट इज दैट। और यहाँ पर हम्म। बहुत सारे टेलीविजन में भी देखा कि 6 महीने तक जिसके पास खड़े रहने की तमीज नहीं थी वो 6 महीने के बाद आप ही को एक्टिंग सिखाने लगता है। क्योंकि वो एक सक्सेस, क्योंकि एक सोशल मीडिया में उसकी फॉलोइंग बढ़ जाती है। और उसको ये पता चल जाता है कि वो हीरो है। और उसको ये पता चल जाता है कि उसके उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा। तो हाँ, उधर 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 लोग सक्सेस पचा पचा चुके होते हैं। यहाँ पर हाँ। पचना होता है तो कई बार अपचन हो जाता है। कभी कभी उल्टी हो जाती है, कभी कभी हाँ हो जाता है। पर इवेंचुअली धीरे धीरे वो भी शायद बात समझ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये स्वाद जो होता है वो नया नया होता है। नया होता है, और राइट। हाँ, और नया नया आदमी थोड़ा ज्यादा खाता है। जब जो सब कुछ सीजन देख चुका है, सब कुछ देख चुका है जिंदगी में, तो हम्म। उसके लिए शायद सक्सेस को पचाना थोड़ा आसान हो जाता है। और हाँ। ये बच्चे धीरे धीरे सीखने लगते हैं। फिर जब फटका खाते हैं तो रास्ते पे वही आ जाते हैं। पर ऐसा भी तो नहीं फिर है कि हर हर ऐसा भी नहीं है कि हर इंसान ऐसा। क्योंकि आप सैंपल की बात करें तो ये सैंपल्स है। हाँ हाँ। बहुत संस्कारी यंग जनरेशन में सब वाहियात लोग हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं कभी हो। हो नहीं सकता। ये दुनिया ही हम्म। नहीं चलेगी। तो बहुत सारे सेंसिबल, बहुत सारे संस्कारी बच्चे हैं। और बहुत सारे संस्कारी लोग हैं यहाँ पर जो 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 सुनने में बिलीव करते हैं, सिर्फ नहीं तो
नहीं तो हमेशा क्या होता है कि एक्टर हमेशा बोलना जानता है, सुनना नहीं जानता। सुनना नहीं जानता, राइट। हाँ, और एक्टर की सबसे पहली चीज यही है कि उसको सुनने के लिए कान तैयार करना पड़ेगा, तब उसको अपने आप बोलना आ जाएगा। तो मैं जैसे पहले कह रहा था कि एक्टिंग करते वक्त कोई अलग अलग प्लैनेट के एक्सप्रेशन नहीं देने होते, उसी नहीं उसी देते। उसी उसी माहौल के एक्सप्रेशन, उसी जिंदगी के एक्सप्रेशन आपको देने हैं। और मेरे ख्याल से हर आदमी एक्टर है। राइट। आप भी एक्टर हैं, नरेंद्र भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ, आपका भाई भी एक्टर है, सब एक्टर है। क्योंकि ऐसा कोई इमोशन नहीं है जो आपको नहीं आता। आपको गुस्सा करना आता है, आपको हंसना आता है, आपको खिलखिला के हंसना आता है, आपको ताने हाँ। मारना आता है, आपको गुस्सा करना आता है, आपको दूसरे के बारे में बुराई करना आता है, चुगली बुराई करना करना आता है, बढ़ाई करना आता है, प्रेज करना आता है। क्या नहीं आता आपको? सही बात है। बस उसी इमोशन को एक्शन और कट के बीच में जनरेट करना है कॉन्फिडेंटली। दिस इज एक्टिंग। क्या बात कही है, सही। मतलब आप लोग जो कॉमन आदमी है वो अलग तरीके से थोड़ी रिएक्ट करता है। जैसा जैसा कॉमन आदमी रिएक्ट करता है वैसा ही हम रिएक्ट करते हैं। और जितनी सही। रियलिटी के साथ रिएक्ट करेंगे उतना ही आपको लगेगा क्या नेचुरल एक्टर है यार, क्या कमाल काम करता है भाई। हाँ। 99% एक्टर्स की दिक्कत यह है कि वो एक्शन और कट के बीच में घबरा जाते हैं, वो आगे की लाइनें याद करने लग जाते हैं, तो उनकी दिक्कत आ जाती है। आता नहीं है उनको, ऐसा नहीं है। आप 2 घंटा बात करवा लीजिए, स्क्रिप्ट लिख रही होती है, आप ही उसी वक्त जवाब दे रहे होते हैं, आप ही उसी वक्त आर्ग्यू कर रहे होते हैं। ये कौन करता है? आप ही हाँ। करते हैं ना। तो आपके अंदर का राइटर करता है। हाँ। ये हमको कौन सिखाता है? 2 घंटे से जो मैं बातें कर रहा हूं, इसके 1 मिनट पहले, इस इंटरव्यू के 1 मिनट पहले मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोलने वाला हूं। सही बात है। और मैं करेक्ट लेवल पे बात कर रहा हूं, आपके पास करेक्ट इमोशन पहुंच रहा है, बात आपकी समझ में आ रही है, विदाउट सेकंड टेक ये बातें हो रही है। राइट। तो हम सब एक्टर हैं। हाँ। खाली जरूरत है आंखें नाक कान खुले रखने की, और उस सारी अनुभवों को एक्शन और कट के बीच में जनरेट करने की। दिस इज एक्टिंग मेरे ख्याल से। तो ये बहुत अच्छी टिप दी है, देखा जाए तो आपने अभी जो एक्टिंग सीख रहे हैं एंड ऑल। मैं बताऊं तो मुझे तो बिल्कुल ये सब नहीं आता था। काफी कुछ मैंने भी सीखा है, कैसे बात करनी है एंड ऑल, हाउ टू रिएक्ट एंड ऑल। ये सब काफी कुछ मैंने भी सीखा है और काफी कुछ मेरे अंदर नेचुरली है। नहीं, आप और हम ये काम रोज करते हैं। हाँ, आप नरेंद्र को सुनती हैं, आप जब नरेंद्र को सुनाती हैं तो उस वक्त कैसे करेक्ट एक्सप्रेशन आता है आपका, सही। और वो वो नरेंद्र को समझ नेचुरली में भी आ जाता है वो नेचुरल है। करेक्ट। हाँ। यही हाँ। यही यही नेचुरल जो चीज है वो एक्शन और कट के बीच में जनरेट हो जाए, बस यही एक्टिंग जनरेट है। हो तो जाता है। है ना। आप अपने मम्मी से बात करती हैं, अलग रिस्पेक्ट से बात करती हैं। आप अपने पति से हाँ। बात करती हैं, अलग रिस्पेक्ट से बात करती हैं। आप बच्चों से हाँ। बातें करती हैं, अलग रिस्पेक्ट से बात अलग करती हैं। लेवल हो जाता है। हाँ। है ना। तो वो लेवल सब कुछ आपके पास है, इनबिल्ट है। यस। वो मैन्युफैक्चरिंग है ऑलरेडी, इनबिल्ट दिया हुआ है भगवान ने। हाँ। खाली उसको तराश के उसको उस लेवल पे करेक्ट टाइम पे करेक्ट एक्सप्रेशन के साथ बोल देना है। यही एक्टिंग, और कुछ नहीं। सब बड़े बड़े ज्ञानी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सही कहा सर आपने। और आपने तो आप तो पापा भी बन चुके हैं, बेटे भी बन चुके हैं, दादाजी भी बन चुके हैं। आप जैसे होता है एक्शन और कट के बीच में आपने काफी रिश्ते जी लिए हैं। तो आपने सही कहा कि जी इट जी इज जी। ऑल इमोशंस। ये सब इमोशंस हैं जो निकलते हैं हाँ हाँ। नेचुरली। यू हैव टू बी इन जी दैट बिल्कुल कैरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। यस। बहुत अच्छी टिप दी है सर आपने। हमारी जो काफी ऑडियंस है जो वो भी है जिनको एक्टिंग का बहुत शौक है, तो ये टिप तो एकदम, ये अब मतलब पता चला इतनी इजी। हाँ जी। अब पता चला एक्टरों की बाढ़ आ जाएगी। अरे मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी तो गुस्सा कर सकता हूँ, हाँ मैं भी तो मैं काम कर सकता हूँ। सही बात है सर। सर वो बस जुनून और पैशन होना चाहिए हमारे अंदर कि हाँ मुझे करके दिखाना बस है तो। पैशन, बेसिक हाँ। बेसिक जो आपके शो की जो टैगलाइन है ना, लिव द पैशन। ये आपके शो की टैगलाइन है ना। यस सर। स्पीक द पैशन, यस, एक्सप्रेस योर पैशन, करेक्ट। तो बस उस शिद्दत को जिए। जो जी गया वो तर गया। हाँ। बहुत बहुत अच्छी बात की है सर आपने। और इसीलिए हमने भी इस जो शो के लिए यही सोचा था कि
यहाँ आके पैशन, जो हमारे पैशन बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में, कि हम उसी के लिए रहते हैं और उससे ही हमें एक नई उम्मीद मिलती है कि आज कुछ करके दिखाना है। उसी तरह से पैशन बहुत और ये इम्पोर्टेंट है बात हमारे लाइफ। और ये बात सिर्फ सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, जीवन में हर जगह लागू होती है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो। हाँ। अगर करने का पैशन है, करने का जुनून है, तो आज नहीं तो कल आएगा। और आप सक्सेसफुल होंगे, आप लगे रहें। चाहे किसी भी, एक फोटोग्राफर है, वो फोटोग्राफर की फोटोग्राफी में लगेगा, उसको जिएगा, उसको पैशन बनाएगा, तो उसके अंदर घुसता चला जाएगा और उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई राह मिल ही जाएगी, मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी, आप चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप मैनेजर हैं, चाहे आप क्लार्क हैं, चाहे कहीं भी हैं, अगर आपने शिद्दत से काम किया तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना तय है। हाँ, बहुत ही गहरी बात की सर आपने, और ये इतने इजी वर्ड्स में आपने कह दी कि बहुत इजी हो गया है समझने में, कि अगर आप शिद्दत है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस उसमें थोड़ा हार्ड वर्क करना है, बहुत जरूरी है, जो हार्ड वर्क के बगैर तो नहीं होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर भी आज जहाँ पर, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है मैम। राइट। वो शायद आपको एक आध बार सक्सेसफुल बना सकता है एक किसी प्रोजेक्ट में, हाँ। लेकिन वो आपके पुरखों के पुण्य प्रताप होंगे। आपको प्रताप वो बहुत ज्यादा दिन तक साथ नहीं दे पाएंगे, नहीं देगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। राइट, मेहनत के बगैर नहीं चलेगा। सही। आपके बड़ों की कमाई एक टाइम पे काम आ सकती है, पर वो उनका भी तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। राइट। काफी मजा आ रहा है सर आपसे बात करते हुए, और काफी कुछ सीखने मिल रहा है। इनफैक्ट एक्चुअली आपका जो एक्सपीरियंस है उससे हमें काफी कुछ पता चल रहा है, जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई हमें, और जब प्रैक्टिकली ये बातें सुने, और जिस आपने तो वो प्रैक्टिकली देखी है बातें, कि आजकल जो आप कह रहे हो कि यंग जनरेशन में कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, जो नहीं आना चाहिए। तो सर आप कैसे हैंडल करते हैं फिर ये सब? ऐसे कुछ हो गया, ऐसा कभी कोई किस्सा हुआ है कि आपको गुस्सा आ गया एंड ऐसा कोई किस्सा हुआ है सर? नहीं, ऐसा कोई गुस्सा हुआ नहीं है, पर वही होता है कि जब आपको लगने लगता है कि आप बहुत महान हो गए हैं, तो उसको अकेला छोड़ दो। अच्छा। हम उसको अकेला छोड़ देते हैं, और जब अकेला छूट जाता है तो वो अपने आप लाइन पे आ जाता है, और वो जिस दिन लाइन पे आता है फिर उसको समझाया जाता है कि बेटा हम मतलब हम दुश्मन नहीं है, हम बात बिगाड़नी नहीं है, बात संभालनी है। फिर धीरे धीरे उसको भी रियलाइज होता है, और क्योंकि वो भी उसकी गांठ में भी एक एक्सपीरियंस जुड़ जाता है, वो भी संभल जाता है, वो भी समझ में आ जाता है, और फिर हम अगर मैं बाप हूँ तो मैं बाप ही बन जाता हूँ, मैं दादा हूँ तो मैं दादा ही बन जाता हूँ, और फिर वो रिश्ते हम जीते हैं, क्योंकि हम घर से ज्यादा वक्त सेट पे बिताते हैं। हाँ, राइट सर। तो बहुत बढ़िया रिश्ते हो जाते हैं धीरे धीरे। सर जैसे कि आपने कहा कि आप यंग जनरेशन के साथ काफी बातें करते हो, उनसे काफी कुछ इंटरेक्शंस करते हो, तो ये मतलब होता है ना कि जैसे आप मैंने जैसे पहले भी कहा था आपको, हाँ, कि मुझे यंगर जनरेशन के साथ जुड़ना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि यंगर जनरेशन जो है वो हमेशा एक उसी बात को लेके एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आता है, और वही मैटर करता है। अगर आपने देखा होगा तो सिनेमा हर 10 साल में बदला। हाँ, अलग अलग लेवल पे, पहले एक्टिंग पैटर्न ही अलग होती थी। हर चीज को इमोट करके जोर दे के बोलना जरूरी होता था। राइट। और नवाजुद्दीन साहब से पहले या इरफान खान साहब से पहले या नसीर साहब से पहले अगर कोई नेचुरल एक्टिंग की बात करता था तो लोगों को लगता था कि यार सारे इमोशन एक ही सुर में बोल जाएगा क्या? हाँ। वेरिएट कर भाई, वेरिएट कर, और इतना वेरिएशन हो जाता था कि समझ ही नहीं आता था कि क्या बोल रहा है, नहीं आता था। मतलब इतना एक्सप्रेशन देना पड़ता था। अब वही चीजें सटल हो गई हैं। जैसे फैशन बदलता है हर 10 साल में, वैसे ही सब कुछ बदलता है हर 10 साल में। एक पीरियड आया था जब अलग किस्म के गाने बनते थे, आज अलग किस्म के गाने बनते हैं, अलग किस्म की स्टोरी बनती थी, आज अलग किस्म की स्टोरी बनती है, अलग किस्म का एक्टिंग पैटर्न था, आज एक अलग किस्म का एक्टिंग पैटर्न है, क्योंकि हमारे बच्चों को
बच्चों को एक तो सबसे पहली बड़ी बात कि एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है बहुत बढ़िया तरीके से। उनके पास इंटरनेट है, उनके पास यूट्यूब है, इंटरनेट है। उनके पास सब कुछ अवेलेबल है, जो हाँ, हमारे जमाने में नहीं था। नहीं था। हमारे सामने जितने एग्जाम्पल थे उन्हीं से हम अपनी जिंदगी में जो अपने अपने अपनी थैली में बटोर सकते थे वो बटोर लिया। हम्म। अब इनके सामने 19 साल के बच्चे के सामने पूरा पूरा विश्व खुला हुआ है। पूरी दुनिया। अब उनको जो 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 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की चीजें वो देखते हैं और उसके सामने जब कंपेयर करते हैं हमारे लोगों को, तो वो उनको बहुत बहुत अजीब सा लगता है। अजीब लगता। तो आज उनकी उनकी सोच बिल्कुल उसी बात को लेकर, उसी मुद्दे को लेकर, ये जो मैं मुद्दा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक अगर यही सवाल आप किसी यंगस्टर से पूछेंगे तो इसको बिल्कुल हाँ, बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से बताएगा। वो मुद्दा अलग वही, बताएंगे। शायद हाँ। मुद्दे का सार भी वही होगा, लेकिन उसकी वोकेबलरी अलग है। वो अपनी वोकैबुलरी। वोकेबलरी में बात करेगा, उसके सही। नुआंसेस अलग होंगे, उसके स्ट्रेस अलग होंगे, उसकी बातों करने का अंदाज अलग होगा। तो ये सीखना है। अगर आपने नए लोगों के साथ में रहकर नई ट्रेन में आप चढ़ गए तो आप नई ट्रेन में लंबी सवारी करेंगे, अदरवाइज आप आउटडेटेड हो जाएंगे। आपको कोई पूछेगा नहीं, अरे यार ये बहुत पुराने टाइप की एक्टिंग करता है भाई। हाँ, ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो ये अब वक्त के साथ बदलना होगा। वक्त के साथ आपकी हाँ। उम्र बदली है, तो आपको भी बदलना होगा। आपके एक्सपीरियंसेस आपके साथ जुड़े हैं तो आपको बदलना होगा। नए लोग आपके सामने आए हैं, उनको देख के आपको बदलना होगा। बदलना तो होगा, नहीं तो आगे कंटिन्यू नहीं जी पाएंगे। नहीं जी पाएंगे। हाँ, ऐसे ही मतलब। बच्चन सब 70 75 उम्र तक काम कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने जिसने चेंज को अपनाया वो चिरंतन हो गया। राइट। जिसने हमें टेक्नोलॉजी और वक्त के साथ साथ अपने अंदर बदलाव लाना ही होगा कि मतलब हम बिल्कुल। पुरानी हाँ, बातों पे ही किसने, लकीर लकीर के बिल्कुल फकीर बन के बिल्कुल, नहीं रह बस सकते वो है अकेले। नए और पुराने का संगम चलता रहे, कुछ सीखे हाँ, कुछ सिखाएं। कुछ सिखाएं। ये राइट। ओल्डर और यंगर जनरेशन के बीच में जब बात तय हो पाएगी तब जाके दोस्ती हो पाएगी। बहुत बहुत अच्छी बात कही है सर आपने कि हाँ, हमें दोनों को मतलब उनको सिर्फ सिखाएं ही ना, उनसे कुछ काफी हाँ, कुछ सीखें भी तो उन्हें लगेगा हाँ, कि हाँ, मुझे और भी रिस्पेक्ट मिल रही है। और जहां तक बार्टर सिस्टम की बात है तो ये तो हमारा बहुत पुरातन काल से चला आ हाँ। रहा है बार्टर सिस्टम। जब पैसे नहीं थे, सही। हम चीज के हाँ, बदले में चीज देते थे। चीज लेते आज थे। हम विचारों के बदले में विचार देते हैं। विचार देते हैं। ये बार्टर सिस्टम जब तक चलेगा तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आएगी। बस उस बार्टर सिस्टम को कंटिन्यू रखना होगा। कंटिन्यू रखना है। कुछ दो और कुछ लो। हाँ। मैं तुमसे टेक्नोलॉजी सीखूंगा, तुम मुझसे संस्कार सीखो, तुम मेरा हाँ। एक्सपीरियंस सीखो। बहुत बहुत सही है सर कि हाँ, टेक्नोलॉजी सिखाओ और संस्कार सीखो भी, ताकि हमारे अरे अंदर वो जो होता है ना कहीं तो हमारी जो मिट्टी है वो हमारे साथ जुड़ी रहे, कि हम इंडियन कहलाएं। नहीं, अगर कैसा है कि अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कल को हाँ। उठ के आप ही के बच्चे आप ही के मुंह पे ये बोलेंगे कि हम तो बच्चे थे, आपको नहीं सिखाना चाहिए था क्या? आपने नहीं सिखाया। आपको नहीं बताना चाहिए था? आपने क्यों नहीं हम्म। सिखाया? उस वक्त क्यों नहीं डांटा? आज क्यों डांट रहे हो? हाँ। ये सारे मुद्दे आप ही के बच्चे आप ही के सामने करेंगे, तब आपके पास हम्म। जवाब नहीं होगा। जवाब नहीं होगा। राइट। बहुत बढ़िया बात की है सर आपने। तो मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम अभी आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पे, दैट इज गेस्ट की टांग खिंचाई। तो उसमें सर मैं आपसे जो क्वेश्चंस पूछूंगी रैपिड फायर, जो आपको शॉर्ट में आंसर देने हैं, और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर ना देना चाहें तो आप नो कमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है सर? तो सर बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो मेरा पहला सवाल ये है कि सर बहुत इजी सवाल है कि आपको खाने में क्या पसंद है? सब मतलब कुछ। बाहर का खाना। सर मतलब बाहर का खाना, घर का खाना, अगर नहीं, चीज और पनीर दोनों। मेरी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है कि मुझे बाहर के खाने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, पर फिर भी मुझे बाहर का खाना पसंद है। तो सर अगर आप पिज्जा और पालक पनीर, किसको चूज करेंगे? कभी कभी पिज्जा और हमेशा पालक पनीर। ओके सर। कभी कभी पिज्जा और हमेशा पालक पनीर। सही है सर।
सर अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, सीरियल भी और फिल्मों का भी? फेवरेट एक्टर की बात है तो बहुत लंबी लिस्ट है मैम, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे। वो फेवरेट है मतलब वो सर एक अगर लेवल पे मेरे एक गुरु नाम हैं। लेना हो तो, एक नाम लेना हो तो? बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि जिंदगी में कभी भी कोई एक जिंदगी में कभी भी एक गुरु नहीं होता। आपको हर पड़ाव पे एक गुरु मिलता जाता है। जैसे आप मॉन्टेसरी में थे तो अलग टीचर थे आपके, जब आप प्राइमरी सेक्शन में आए तो एक अलग से अलग टीचर अलग मिले, टीचर। उसके बाद जब आप आगे बढ़े तो आपको अलग टीचर मिले। हाँ। तो जिंदगी में एक गुरु कभी नहीं हो सकता। एक गुरु आपको एक लेवल तक लेके जाता है और उसके बाद फिर आगे की कहानी दूसरे गुरु पे छोड़ देता है। तो बलराज साहनी से लेके मोतीलाल से लेके दिलीप कुमार साहब से लेके अमिताभ बच्चन साहब से लेके सबसे नसीर साहब से लेके ओमपुरी साहब से लेकर, और फिर यंगर जनरेशन में अगर आए तो इरफान साहब को लेकर, नवाजुद्दीन शाह को लेकर, कितने सारे गुरु हैं। हाँ। कितने सारे गुरु हैं जो आपको हर पड़ाव पे एक एक बंदा मिलता है। कमल हसन साहब को देख लीजिए आप, हाँ। गिरीश कर्नाड साहब को देख लीजिए आप, क्या नहीं किया उन्होंने। हर किसी ने अलग पर्सपेक्टिव से उसी इमोशन को जिया है। तो मैं एक एक्टर का कैसे नाम ले लूं। सर बहुत अच्छी बात कही है इतने आपने। गुरु और हैं मेरे, इतने गुरु हैं। हाँ, हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और जैसा कि आपकी फील्ड है और आपने कहा कि आपको बिल्कुल देखना बहुत पसंद है, तो आप सबको ऑब्जर्व बहुत जी, अच्छा करते होंगे और सीखते होंगे। बिल्कुल। किशोर कुमार साहब को ले लीजिए, आपको आश्चर्यचकित कर देंगे किशोर कुमार साहब। हाँ। आप गाना भी गा रहे हैं, आप कॉमेडी भी कर रहे हैं, आप सीरियस रोल भी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं वो। हाँ। और बलराज साहनी की जहां तक बात करें तो उस जमाने में जहां स्टाइलाइज एक्टिंग की बात चलती थी, बलराज साहब और मोतीलाल जी बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करते थे। हाँ। और उनको भी उतना ही प्यार मिला, लोगों ने दिया। आज लेजेंडरी एक्टर्स माने जाते हैं वो। तो कुछ होगा, उस वक्त से आगे के एक्टर थे ये सारे। क्या कमाल था उनका, क्या जलवा था उनका। दिलीप कुमार साहब, क्या जलवा था उनका। बच्चन साहब कांस्टेंट अभी तक। बच्चन साहब की तो मेरे ख्याल से तो बच्चन साहब की भूख ही नहीं खत्म हो रही। और एक के उनके बाद फैन हर जनरेशन के लोग उनके फैन हैं। हर उम्र का इंसान उनका फैन है। हाँ। बताइए, करिश्मा हो रही ना, इसका मतलब वो पैशन नहीं खत्म हो रहा उनका नहीं। हाँ। एक जमाने में जैसे तेंदुलकर साहब का, सचिन तेंदुलकर का रन की भूख ही नहीं मर रही थी। वो भूख है, वो भूख को जिंदा रखें। हाँ। चाहे किसी भी फील्ड में हो आप, उस भूख को जिंदा रखें, उस पैशन को जिए। आप आगे बढ़ना ही बढ़ना है, आपको देर सवेर आप बढ़ेंगे, ये तय है। बहुत अच्छा कहा सर आपने कि हाँ सही में अगर हमारी भूख जब तक है तब तक हम काम करते रहेंगे और सक्सेसफुल भी जरूर होंगे। करेक्ट। बिल्कुल। सर मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। ऐसा कोई रोल जो आप करना चाहते हैं, ऐसा कुछ जो रह गया, आपको लगता है कि मुझे ये रोल करना है? ड्रीम रोल? यस सर, ड्रीम रोल समझ लीजिए। ड्रीम रोल तो मतलब हाँ, मेरे पास तो जो आया मेरे हिस्से का, मैंने हमेशा अपनी पूरी शिद्दत से किया है और हर रोल को ड्रीम रोल बना के ही किया है। और भगवान ने साथ भी दिया है। और मैं कभी मतलब मैं उनसे सीखता हूँ, मैं उनको कॉपी नहीं करता। मैं किसी को कॉपी नहीं करता, मेरा अपना स्टाइल है। मैं उनमें से जो चुराना है मुझे, मैं चोर हूं, मैं चुराता हूं। उनका स्टाइल किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, और एक अपना अलग बुके बनाने में विश्वास रखता हूं। सही है सर आपका कि हाँ हम लोग ऑब्जर्व जितना करते हैं उतना सीखते हैं। तो वैसे ही आप भी ऑब्जर्व की हुई किसी की कोई बात जो पसंद आ गई वो चुरा ली, आपके कहने का मतलब है। हाँ हाँ हाँ, मेरा सिंपल लाइन रहती है जिंदगी में कि जो नोन लोगों को कॉपी करता है वो मिमिक्री आर्टिस्ट, और जो अननोन लोगों को कॉपी करता है वो वर्सेटाइल एक्टर। वाह सर, व्हाट अ क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं कि मैंने अपने फूफा को लाया है या मैंने अपने चाचा को कॉपी किया है। किसको मालूम? मेरा चाचा आपको मालूम ही नहीं है। हाँ। तो लोगों को लगता है कि अरे भाई कमाल कर दिया यार, कहाँ से लेके आया ये कैरेक्टर। अरे भाई चोरी करके आया।
फिर वो क्या होता है, एक बीच होता है, जैसे नसीर साहब एक कोई फिल्म कर रहे थे जिसमें वो रिक्शा ड्राइवर बने थे, तो उनका इंटरव्यू मैंने सुना था, तो उन्होंने कहा था कि वो मैंने कहाँ से इंस्पायर हुए आप इस कैरेक्टर के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे मामा से, दिल्ली में मेरे मामा रिक्शा चलाते थे, उनको पकड़ा मैंने, उनको पकड़ा और फिर अपने उस गुलदस्ते में अपने अपने फूल डाले और लोगों के सामने पेश कर दिया। तो लोगों को लगा अरे भाई क्या कमाल काम कर दिया यार, कहाँ से लेके आते हैं ये सारा। तो हर एक्टर ये चोरी करता है और हर एक्टर को चोर होना जरूरी है, और जिसको हम इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, वो चोरी है। आपको पता नहीं मैं आपसे क्या सीख के जा रहा हूँ, आपको पता ही नहीं मैंने क्या उठा लिया आपने से, और उसमें उसका एडिटिंग में राइट टाइम पे राइट जगह पे करूंगा और लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो अलग कर गया, पर वो किसको मालूम है कि अंजलि अरोड़ा को चुरा के सामने पेश कर दिया। सही है सर आपकी बात। सर मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ पर आपने यूज किया। नहीं, वो आप पर्दे पे देखिएगा। सर अभी तो मैं बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करूंगी आपको। हाँ करेक्ट, आप पर्सपेक्टिव बदल दीजिए, आपको अलग कुछ दिखने लगेगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ रही हूँ कि कैसा लगा सर आपको हमारे शो पर आकर? बट बहुत ईज में बहुत अच्छे मुद्दों को उठा के ये कार्यक्रम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और मुझे इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। सर हमें भी काफी मजा आया, और हमेशा मैं आपको कहूं कि हमारे शो का एक फोकस रहता है कि ऑडियंस तो आपको देखकर ही खुश हो जाती है जब हम बताते हैं उन्हें हमारे बैनर्स में कि राजेंद्र जी आने वाले हैं, उनके मैसेजेस चालू हो जाते हैं किस दिन आने वाले हैं ये वो। तो इससे हम सोचते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं वो भी हमसे खुश होकर जाएं, तो इसलिए हमें बिल्कुल खुश हूँ मैं, बहुत तृप्त हूँ, बहुत अच्छा मजा आया मुझे, ये 1 घंटा कैसे निकल गया पता नहीं चला। थैंक यू सो मच सर, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद बहुत बहुत देना चाहूंगी कि आपने इतने बिजी होने के बावजूद हमारे लिए समय निकाला और हमारे सब सवालों का जवाब दिया, कहीं पे भी नो कमेंट नहीं कहा, तो टीचर की तरफ से आपको फुल मार्क्स। थैंक यू। ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।